वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग इरोडोव का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वर्क पावर एंड एनर्जी का क्वेश्चन नंबर 141 है। इससे पहले हम लोग 140 क्वेश्चन नंबर सॉल्व किए थे। ये वाला ये भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी तरह का है। अगर आपने इस क्वेश्चन को फॉलो किया है तो ये तो बहुत आसान है। इसमें भी आप आंसर 2 लाइन का इक्वेशन लिख के ला सकते हो। तो पहले इस क्वेश्चन को समझाता हूँ कि इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है बच्चों, ठीक है। इसके ऊपर एक प्लैंक रखा हुआ है, ये बड़ा सा प्लैंक, और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है, ठीक है। एक बार है ये वाला, और इस बार को एक थ्रेड के थ्रू एक पॉइंट O से कनेक्ट कर दिए हैं, यानी यहाँ भी इसको बांध दिए हैं, यहाँ भी बांध दिए हैं, और ये इलास्टिक है, ठीक है, यानी ये स्ट्रेच हो सकता है। और एक पॉइंट और है कि यहाँ पे m और इस प्लैंक के बीच में एक फ्रिक्शन है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसमें तो k दिया हुआ है, मैं इसको बोलता हूँ म्यू। अपन अपन जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या पढ़ते आ रहे हैं, म्यू, तो मैं म्यू यूज़ करूँगा, k नहीं, यहाँ पे k दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन है। अब अपन इसको इस तरह से खींचना शुरू कर रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों, इसमें अपन इसका मोशन तो इमेजिन कर सकते हैं इंट्यूशन से कि ये मास क्या होगा, थोड़ा देर तक इसके साथ चलेगा क्योंकि फ्रिक्शन है, फिर एक पॉइंट के बाद ये थ्रेड जो है इसको खींचना शुरू कर देगा, तो ये एक इससे खींचा करके इस प्लैंक से नीचे गिर जाएगा सरकते हुए, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सपोर्ट्स अ प्लैंक विद अ बार ऑफ मास m, ठीक है, placed on it and attached by a light elastic non-deformed cord of length L naught equals to 40 सेंटीमीटर to point O। वही दिया हुआ है, एक बार है इस पे और एक इलास्टिक कॉर्ड से इस पे बंधा हुआ है एक, जिसका नॉन डिफॉर्म्ड लेंथ L नॉट है, मतलब अभी ये इलोंगेटेड नहीं है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बार एंड द प्लैंक इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू 0.20। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है। द प्लैंक इज स्लोली शिफ्टेड टू द राइट until the bar start sliding over it, ठीक है, यही क्रक्स है क्वेश्चन का बच्चों। द प्लैंक इज स्लोली शिफ्टेड टू द राइट until the bar start sliding over it। इसमें एक वर्ड जो ध्यान देने का है वो है स्लोली। स्लोली इसको शिफ्ट कर रहा है आगे, यानी बहुत धीरे धीरे। स्लोली कितना स्लोली नहीं बोल रहा है, तो अपन तो उसको क्या मानेंगे, ज़ीरो। ज़ीरो वेलोसिटी के साथ इसको मूव कर रहे हैं आगे, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है वी है वो ज़ीरो है, और स्लोली आगे शिफ्ट कर रहे हैं अनटिल, कब तक, जब तक कि बार स्टार्ट स्लाइडिंग ओवर इट, जब तक कि बार इसके ऊपर स्लाइड ना करने लगे। शुरू में क्या हो रहा होगा, दोनों साथ मूव कर रहा होगा क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है, प्लैंक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, बार पे आगे लगेगा, एम वाले बार पे, और ये इसको साथ में मूव कराएगा। एक पॉइंट के बाद फ्रिक्शन जो है सफिशिएंट नहीं होगा कि इसको मूव करा सके, और ये कॉर्ड उसको पीछे खींच लेगा, तो ये प्लैंक के ऊपर स्लाइड करने लगेगा। तो जब तक के स्लाइड नहीं हो रहा है तब तक अपन इसको स्लोली शिफ्ट कर रहे हैं आगे। समझ में आ रहा है, वेलोसिटी ज़ीरो मानना है स्लोली में। और ये मास m जो है कब इस पर स्लाइड कर रहा है वो आगे दिया हुआ है। इट ओकर्स एट द मोमेंट व्हेन द कॉर्ड डेविएट्स फ्रॉम द वर्टिकल बाय एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी जब ये कॉर्ड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री से डेविएट कर जाए तब जो प्लैंक यहाँ आ गया होगा और इसके ऊपर ये बार m है, तो ये जब 30 डिग्री हो जाए तब ये इसके ऊपर स्लाइड करने लग रहा है। ठीक है बच्चों, ये मास m इस पर तब स्लाइड करना शुरू कर रहा है जब ये थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री बना रहा है, अपन इसको थीटा बोलते हैं। अब पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन दैट हैज़ बीन परफॉर्म बाय दैट मोमेंट बाय द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द बार इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द प्लेन। पूछ रहा है कि आप निकालिए उस मोमेंट तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ के मोमेंट तक क्या वर्क डन करेगा फ्रिक्शन फोर्स जो इस m मास पे लग रहा है, और उसको देखना है किस प्लेन से निकालना है। रेफरेंस फ्रेम क्या है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के फ्रेम से आप निकालो कि फ्रिक्शन द्वारा वर्क डन क्या होगा। तो यहाँ पे अपन m मास का जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाएंगे बच्चों, इस पॉइंट पे बनाएंगे, लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ समझिए कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसके द्वारा वर्क डन जो निकालना है वो क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो फ्रिक्शन एक क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, और ये यहाँ पे सेल्फ एडजस्ट कर रहा होगा। जब शुरू में जब इस पोजीशन पे होगा तब फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, कुछ नहीं, ज़ीरो। जब इसको मूव कराने लगे तब धीरे धीरे फ्रिक्शन बढ़ना शुरू किया होगा, ठीक है, ताकि इसको साथ में मूव कराते रहें इधर। और देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होगा ये कॉर्ड क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, तो इसके कारण एक फोर्स इधर लग रहा है, इसका कंपोनेंट लेफ्ट में लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स उसको काउंटर करते हुए इसको आगे मूव कराएगा। तो फ्रिक्शन क्या है, एक वेरिएबल फोर्स है यहाँ पे। तो इसके द्वारा वर्क डन जो है अपन एफ डॉट डी एक्स करके नहीं निकालेंगे, ऑफ कोर्स वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है तो इसको तो नहीं यूज़ करेंगे।
अपन यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह कुछ लगाएंगे। अब देखिए क्या हो रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बार और प्लैंक के बीच में कोई स्लिपेज नहीं है, दोनों साथ साथ मूव कर रहा है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। और जब फ्रिक्शन के द्वारा कोई रिलेटिव मोशन ना हो तो क्या होगा, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है बच्चों। फ्रिक्शन के द्वारा जो एनर्जी का लॉस होता है ये तभी होगा जब कुछ रिलेटिव मोशन हो। यहाँ तो रिलेटिव मोशन हुआ ही नहीं, तो एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या काम कर रहा है, एक इंटरनल फोर्स बन गया है फ्रिक्शन, और वो एनर्जी का ट्रांसफ़र करा रहा है। जो एक्सटर्नल एजेंट इस प्लैंक को खींच रहा था, ठीक है, इसके अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से लग रहा होगा एफ इधर इस प्लैंक पे, और इतना ही फ्रिक्शन फोर्स इस मास एम पे राइट में लग रहा होगा, और वो यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र कराते हुए इस कॉर्ड में पहुँचा दिया है। फाइनली जो इस कॉर्ड की जो इलास्टिक एनर्जी होगी उसको मान लो जी मैं बोलता हूँ हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ तो इस कॉर्ड में जो इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड हुई होगी वो फ्रिक्शन द्वारा हो रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन वही होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कॉर्ड हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स इलोंगेशन है और के आपका कॉर्ड कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट है मान के चलिए। ठीक है, तो आपको हाफ के एक्स स्क्वायर निकालना है सिंपली। इसमें के नहीं पता है अपने को, एक्स नहीं पता है। एक्स क्या इलोंगेशन है, और इलोंगेशन आपको देखिए साफ दिख रहा है, ये एल नॉट है, तो ये वाला लेंथ क्या होगा, एल नॉट सेक थीटा होगा, तो इलोंगेशन होगा एल नॉट सेक थीटा माइनस एल नॉट, है ना, न्यू लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो एक्स की वैल्यू तो निकल के आ रही है, इलोंगेशन एल नॉट सेक थीटा माइनस एल नॉट। आपने को बस के चाहिए, उसके लिए बस एक ही इक्वेशन लिखेंगे और आ जाएगा। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम समझो। इस पॉइंट पे एक फोर्स ये लग रहा है के एक्स, और वर्टिकल से इसका एंगल क्या था थीटा, ये अपने को दिया हुआ है। तो इसका एक कंपोनेंट मान लीजिए इधर हो गया के एक्स कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर हो गया के एक्स साइन थीटा। ठीक है, एक इसका वेट लग रहा है एम जी, एक फ्रिक्शन फोर्स इस पर लगेगा राइट में एफ, और तो कोई फोर्स नहीं है, एक और है बच्चों, इस पर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन एन। ये सारे फोर्सेस पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, एफ बी डी जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स आप बैलेंस करना शुरू कीजिए। वर्टिकल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू एम जी माइनस के एक्स कॉस थीटा, ये तो सिंपल था। हॉरिजॉन्टल में आप इसका समझिए कि हो क्या रहा है। देखिए फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम क्या लग सकता है, ये म्यू एन होगा, एफ मैक्स मैं बोल रहा हूँ इसको। ठीक है, और एन देखिए वेरिएबल है, एन की वैल्यू एक्चुअली में घट रही है। शुरू में एन नॉर्मल रिएक्शन पूरा का पूरा एम जी हो रहा है, लेकिन जैसे ही आगे जा रहा है ये खींचा चला जा रहा है कॉर्ड के कारण। तो कॉर्ड के कारण जब ये एन ऊपर खींचा जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, कम होगा, इस दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हल्का हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी हल्का होता जाएगा। समझ रहे हो ना। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है उसकी वैल्यू घट रही है आगे जाने से, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन घटता जा रहा है। ठीक है, कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है और एक्स की वैल्यू आगे जाने से बढ़ेगा, इलोंगेशन बढ़ेगा। तो ये एफ मैक्स है, लेकिन अपने को एफ मैक्स की ज़रूरत शुरू में तो नहीं पड़ रही है, क्योंकि के एक्स साइन थीटा की वैल्यू बहुत कम होगी, जो इसको पीछे खींचना चाह रहा है। इस स्ट्रिंग का एक कंपोनेंट इधर आएगा लेफ्ट साइड में, वो इस एम को पीछे खींचना चाहेगा, और शुरू में इसकी वैल्यू बहुत कम होगी, क्योंकि साइन क्या होगा शुरू में ज़ीरो के आसपास होगा, और एक्स क्या है इलोंगेशन बहुत कम होगा, तो ये बहुत छोटा सा फोर्स होगा। एफ इसके बराबर लग के इसको आगे मूव कराता रहेगा स्लोली, लेकिन धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, एफ बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। एक पॉइंट पे ये इतना हो जाएगा कि ये म्यू एन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये और बढ़ जाएगा, लेकिन एफ अब बढ़ नहीं सकता, ये मैक्सिमम हो चुका है म्यू एन। अगले पॉइंट पे ये और कम ही हो जाएगा, क्योंकि एन कम हो जाएगा, तो ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो जब बार स्टार्ट स्लाइडिंग हो रहा है उस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, एफ बराबर के एक साइन थीटा, और वो म्यू एन होगा, है ना, म्यू एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्लाइडिंग पॉइंट पे एक के एक साइन थीटा, और एन की वैल्यू आपको ये पता है, तो इससे आप के निकाल सकते हो। ठीक है, म्यू एन की वैल्यू जो है जस्ट स्लाइडिंग जब स्टार्ट होगी तो ये होगा के एक साइन थीटा के बराबर, और एन की वैल्यू आपको पता है एम जी माइनस के एक्स कॉस थीटा है। अब आप इस दोनों को सॉल्व करके आसानी से के निकाल सकते हो। एक बार के निकल जाएगा तो इलोंगेशन अपने को पता ही है क्या है, एल नॉट सेक थीटा माइनस वन है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकल जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर।
यहाँ पे आप n की वैल्यू ये वाला पुट कर दीजिए। है ना। तो ये आपका कॉर्ड का जो है स्प्रिंग कांस्टेंट एक तरह से वो आ गया। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, मैंने x के टर्म में रहने दिया है क्योंकि x अपने को पता ही है क्या है, और अगले पॉइंट स्टेप पे अपने को एक्स स्क्वायर करना ही है। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हाफ के, यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू लिखिए इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये एक्स उससे कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर में केवल सिंगल एक्स जिसकी वैल्यू है एल नॉट सेक थीटा माइनस 1। तो यही होगा आंसर बच्चों, ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। इसमें आप वैल्यू पुट कर दो तो आपका न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो म्यू की वैल्यू थी वो एक्चुअली में के थी, यहाँ पे वो के से दिखाया है, ठीक है ना। तो आंसर जो आप देखोगे रोडो में तो उसमें के होगा म्यू की जगह पे, लेकिन अपन जो है अपना क्लासिक फॉर्म जो है उसमें म्यू पढ़ते हैं इंडिया में अपन फ्रिक्शन को, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को, तो अपन ने म्यू के टर्म में ही छोड़ दिया है। तो देख रहे हो आप, ये एक लाइन में ये लिखना है आपको, दूसरे लाइन में ये आंसर है, तो उसके बाद सिंपल मैथ्स है। तो इतने बड़े क्वेश्चन का इतना छोटा सॉल्यूशन होगा अगर आप फिजिक्स समझते हो तो फिजिक्स समझो बच्चों और क्वेश्चन को एंजॉय करो। थैंक यू।